everyone, how are you all? I hope you're fine. This is Muskan Pervez. Welcome you all on your own YouTube channel Be Prudent. स्टार्ट करने वाले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको न्यू एनसीईआरटी के बुक से पढ़ाने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आपके लिए एडवाइस है कि पेन कॉपी लेके साथ में बैठिए और पॉज करके नोट्स साथ साथ लिखते रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है तो मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है। मैं बुक का वेट नहीं कर सकती थी, इसलिए पीडीएफ से पढ़ाना शुरू किया है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। सो सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। आखिर इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है? जैसे एक एक ईंट को जोड़ के हमारी घर बनती है, एक इमारत तैयार होती है, वैसे ही एक एक सेल को जोड़ के हमारी पूरी बॉडी बनती है। इसलिए सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। ठीक है, सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स को मिला के बनते हैं, टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यू को मिला के बनते हैं, ऑर्गन ग्रुप ऑफ ऑर्गन को मिला के बनता है ऑर्गन सिस्टम, एंड देन एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। It is widely accepted among the scientific community that life originate in water. Scientific community के द्वारा इस चीज को widely accept किया गया है कि जो लाइफ की शुरुआत हुई थी वो पानी से ओरिजिनेट हुई थी। कुछ रिसर्चर्स का मानना ये भी है कि छोटे छोटे पुल के चेंजिंग इन्वायरमेंट से वो जो लाइफ की थी शुरुआत हुई थी, ना कि बड़े ओशियन से शुरुआत हुई थी, है ना। हॉट स्प्रिंग एन एग्जाम्पल ऑफ सच इन्वायरमेंट, और हॉट स्प्रिंग जो है इस चीज का एक एग्जाम्पल है आपका। इंडिया में हॉट स्प्रिंग ऑफ पुगा वैली इन लद्दाख मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर। कह रहा है कि इंडिया में अगर हम हॉट स्प्रिंग की बात करें तो जो पुगा वैली है लद्दाख में वो मेंटेन करता है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर। इवन द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में भी, अगर ठंडी का मौसम है उस समय पे भी ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के जैसे टेम्परेचर को मेंटेन करता है वो। These environmental conditions seem to be similar to those of early Earth about 3.5 billion year ago. और ये environmental condition सेम वैसा ही साउंड करता है जैसे 3.5 million year पहले किया करता था। These organisms live in hot spring are mostly heat loving bacteria, और ऐसे हीट वाले environment में हीट loving bacteria ही होते हैं जिनको हम कहते हैं थर्मोफाइल्स। क्या कहते हैं? थर्मोफाइल्स। सो ये पॉइंट टू बी नोटेड इन योर नोट्स। थर्मोफाइल जो कि यूनिसेलर होते हैं। सो थर्मोफाइल कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सट्रीमली हॉट इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको हम थर्मोफाइल्स बोलते हैं, और जो थर्मोफाइल्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। साइंटिस्ट फ्रॉम द बिरबल सेनाई इंस्टीट्यूट ऑफ पैरेलो साइंस लखनऊ स्टडीड दीज हॉट स्प्रिंग आर फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म रैपिडली अराउंड देम। एक बिरबल सेनानी इंस्टीट्यूट लखनऊ के जो साइंटिस्ट है उन्होंने पढ़ा कि ये हॉट स्प्रिंग जो है इनके बॉडी के आसपास, मतलब इनके बॉडी के आसपास जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर पाई जाती है जो कि रैपिडली बनते रहता है। दिस डिपॉजिट में हैव प्रोटेक्ट अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन एंड एक्सट्रीम कंडीशन। और ये जो लेयर होती है वो ऑर्गेनिज्म को हार्मफुल रेडिएशन और एक्सट्रीम कंडीशन से बचाती है और एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनने के फॉर्मेशन में उनको हेल्प करती है। द बैरियर दैट डिफाइन अ सेल, और एक बैरियर बनाती है जिसको शायद हम सेल की तरह डिफाइन करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब किस चीज से बने हैं? सेल से बने हैं। सेल रिप्रेजेंट करता है एक इंसान के बॉडी में बेसिक यूनिट को, यानी मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बताया था कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। Some organisms such as bacteria, yeast contain only one cell, while other like plant, fish, bird और human are made up of million cell। कह रहे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे यीस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, वो सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, जबकि प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स और ह्यूमंस ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन फॉर्म टिश्यू। और ग्रुप ऑफ सेल्स को जो सिमिलर फंक्शन करते हैं उनको जब हम टुगेदर करते हैं, जब एक साथ करते हैं तो वो फॉर्मेशन करते हैं टिश्यू का। और डिफरेंट टिश्यू जब ऑर्गेनाइज होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं ऑर्गन का। डिफरेंट ऑर्गन जब ऑर्गेनाइज होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं, और ऑर्गन सिस्टम बन के बनता है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है। एग्जाम्पल में आप देखेंगे नसल पोर, नसल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सारी चीजें मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर्म करती है। वैसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे फॉर्म होता है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका सवाल होना चाहिए हमारा माउथ, विंड पाइप जिसको हम ओसोफेगस बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा रेक्टम, एनस, ये मिलके हमारा बनाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। वही मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो उसमें किडनी है, नेफ्रॉन्स है, ये सारी चीजें मिला के बनती है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, इवन व्हेन सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, द सेल रिमेन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही एनसीईआरटी ने कि इवन तो सेल ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाता है, टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन सिस्टम बनाता है, उसके बावजूद भी जो सेल होता है वही बेसिक यूनिट रहता है। ये नहीं कि सेल मिल के टिश्यू बन गया तो अब सेल की इंडिविजुअलिटी लॉस हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टिल सेल ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ
होता है। दिस मेक्स अस वंडर हाउ सच टीनी सेल परफॉर्म सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज, और यही चीजें तो हमें आश्चर्य में डाल देती है कि एक सिंगल सेल इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज आखिर कैसे कर लेता है, उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं सेल के, कैसे सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, क्या सेल हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं या सेल मर भी जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन सारे फैंटास्टिक क्वेश्चंस को, फैसिनेट क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन जो हमारे माइंड में सीधा जाकर ट्रिगर करते हैं, इनको हम करने वाले एक्सप्लोर। एज ये बुक का नाम है एक्सप्लोरेशन, तो एक्सप्लोर करेंगे हम। और ये एनसीईआरटी बुक मुझे काफी पसंद आ रही है बिकॉज इसमें कुछ इन डेप्थ दिया हुआ है। आपको रेफरेंस बुक पढ़ने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा, जस्ट नोट्स मतलब कॉपी निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू स्टडी सेल। सेल को कैसे पढ़े, किसी भी चीज के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और साइंस एज एक्सप्लोरेशन कह रहा है तो आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि सेल क्या है, लाइसोसोम, राइबोसोम, इस सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। व्हाट डू वी कॉल द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू सी टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट एट सेपरेट एट डिस्टेंस। कह रहा है कि हम क्या कहेंगे उस ह्यूमन की उस एबिलिटी को जब वो दो चीजों को देखते हैं क्लोजली, सेपरेट और डिस्टिंक्ट। इमेजिन टू टाइनी डॉट ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। इमेजिन कीजिए कि दो छोटे छोटे डॉट हमने एक पीस ऑफ पेपर पे ड्रॉ कर दिए। एज द डॉट आर मूव क्लोजर देयर कम्स अ पॉइंट एट विच दे कैन नो लॉन्गर बी सीन एज सेपरेटेड। कह रहे हैं कि अब उस पॉइंट को हम मिलाएं तो एक जगह ऐसा आएगा जहां पे वो दोनों सेपरेट लगेंगे ही नहीं, लगेगा कि वो दोनों एक ही है। When viewed from about 25 centimeter, 2 points separated by half 0.1 mm can be seen distinct। कह रहे कि लेकिन उसी को जब हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे देखेंगे तो वो 0.1 mm का डिस्टेंस पे वो हमको दिखेगा, अदरवाइज वो सिंगल ही दिखेगा। यानी कि अगर 25 सेंटीमीटर से हम उसको कम पे लेके आते हैं तो वो हमें सिंगल पॉइंट दिखेगा, लेकिन 25 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा पे देखेंगे तब वो हमें 2 पॉइंट्स में दिखेगा। इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। तो आपका क्वेश्चन पहले क्या था कि उस एबिलिटी को क्या बोलेंगे, तो उसका आंसर भी इसी में दे दिया है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, जो कि होता है 0.1 mm। क्या होता है 0.1 mm। कितनी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी ना, जो कि पहले की एनसीईआरटी में ये सारी चीजें मिसिंग थी। A cell is usually too small to be seen by unaided eye. This raises an important question। अब सेल इतने छोटे होते हैं कि हमारी इन आंखों से, बेचारे इन आंखों में इतनी ताकत कहाँ कि सेल को देख पाए, तो भाई हम सेल को देखेंगे कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रेज करता है। हाउ हैव सेल बायोलॉजिस्ट स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल दैट मच स्मॉलर देन द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। अब एक सवाल पैदा होता है कि जब हमारी ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन 0.1 mm है, तो आखिर साइंटिस्ट ने इसको स्टडी कैसे किया कि सेल के कंपोनेंट्स कितने हैं, सेल दिखता कैसे है, लाइसोसोम का है, राइबोसोम का है, माइटोकॉन्ड्रिया का है, न्यूक्लियस का है, इन सारी चीजों को साइंटिस्ट ने देखा कहाँ, कैसे, कब? यू हैव लर्न अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। आपने कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ा होगा, कॉन्वेक्स लेंस और कंबाइन ऑफ लेंसेज, जो कि ऑब्जेक्ट लेंस एंड आई पीस मैग्निफिकेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 8 के चैप्टर नंबर 10 में, क्यूरियोसिटी बुक में, और नहीं तो आपने जो भी बुक पढ़ा होगा उसमें ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा मैग्निफिकेशन के बारे में। रॉबर्ट हुक एक पर्सन थे जिन्होंने 1665 में सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, जिसकी कैपेबिलिटी 200 से 300x मैग्निफिकेशन की थी, उन्होंने एग्जामिन किया था एक स्लाइस ऑफ कॉर्प पे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सेल है वो एज अ कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जिनको उन्होंने नाम दिया सेल। स्कूल लेबोरेटरी में लाइट माइक्रोस्कोप को यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जिसमें लेंस की रेजोल्यूशन 10x 40x होती है बेटर मैग्निफिकेशन के लिए। एक्सप्लोर डिफरेंट पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप इन योर स्कूल लेबोरेटरी, यूज इट ऑब्जर्वेशन। अब आपकी स्कूल लेबोरेटरी में जो भी माइक्रोस्कोप अवेलेबल है उनको एब्जॉर्ब कीजिए, और स्टोमाटा का सेल या चीक सेल, अनियन सेल, किसी को तो एक्सप्लोर करके आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। What will magnified image of object? Can you estimate its actual size? अब magnified image कैसे पता चलेगा? क्या आप उसके actual size को कैलकुलेट कर सकते हैं? उसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। Let us estimate the size of cell। चलिए साइज, सेल के साइज को एस्टिमेट करना है तो हम क्या करेंगे? टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर विथ मिलीमीटर मार्किंग। एक ट्रांसपेरेंट रूलर लेना है जिसमें मार्किंग मिलीमीटर में, नॉट इन सेंटीमीटर, ठीक है। प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप, फोकस ऑन इट्स एडजस्टमेंट नॉब एंड ऑब्जर्व डायमीटर। अब उस रूलर को माइक्रोस्कोप के स्टेज के पास ले जाइए, उसके नॉब को एडजस्ट कीजिए और डायमीटर, सर्कुलर फील्ड के डायमीटर को आप ऑब्जर्व कीजिए आई पीस के थ्रू, ठीक है। ट्रांसपेरेंट लेके जाएंगे, और स्टेज क्या होता है? स्टेज वो जगह होती है माइक्रोस्कोप पे जहां आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं। आई पीस क्या होती है? वो जगह होती है जहां से आप देखते हैं, ठीक है। और आप ऑब्जर्व कीजिए उसके डायमीटर को। अब डायमीटर जो mm में है, सपोज डायमीटर अवेलेबल है आपका 5 mm का, इसका मतलब कि 5 में 1000 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 माइक्रोमीटर आ जाएगा आपका, क्योंकि वो तो मिलीमीटर में, अब हमको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। अब रूलर को हटा दीजिए और वहां पे अनियन पील स्लाइड को स्टेज पे लेके जाइए। मैंने अभी बताया था चीक सेल या अनियन सेल का आप कर सकते हैं।
फिर स्लाइड को फोकस कीजिए, काउंट कीजिए नंबर ऑफ सेल उस डायमीटर में, मतलब स्ट्रेट लाइन में कितना आ रहा है, और एस्टिमेट द साइज ऑफ लिविंग सेल। और ये फॉर्मूला जो मैं आपको बता रही हूँ, उस फॉर्मूले से आप उसकी साइज निकाल सकते हैं। यूनिट कन्वर्जन, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर होता है, ये तो आपको पता चल गया। तो अगर आपको साइज निकालना है तो डायमीटर इन माइक्रोमीटर, ऊपर आप डायमीटर लिखेंगे कि कितना डायमीटर आपने देखा, और नीचे नंबर ऑफ सेल। तो जब ऊपर आप डायमीटर लिख देंगे, नीचे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल लिख देंगे, तो आपको एस्टिमेटेड साइज का पता चल जाएगा। कितनी इंपॉर्टेंट चीज पता चली है ना, मतलब आई एम जस्ट लविंग दिस एनसीईआरटी साइंस। Thank you NCERT, thank you CBSE for exploring such a deep content to the students, because the students really needed it, really. Okay, suppose कि 25 cells seen along a diameter, एक डायमीटर में आपको 25 सेल दिखने को मिल गए, तो इस केस में साइज कितना हो जाएगा, तो 5000 डिवाइडेड बाई 25 अब जब करेंगे तो 2000 माइक्रोमीटर आपका साइज जो है आपको पता चल जाएगा। इफ द एस्टिमेटेड साइज ऑफ अनियन पिन इज 200 माइक्रोमीटर, हाउ मच लाइट माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग दिस सेल, ये आपके सवाल है। तो टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप लाइट डिपेंड्स ऑन मैग्निफिकेशन पावर ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्ट लेंस। कह रहा है कि जो मैग्निफिकेशन पावर होती है वो टोटली डिपेंड करती है कि आई पीस और ऑब्जेक्ट लेंस का मैग्नीफाइंग पावर कितना है। अगर दोनों आई पीस और ऑब्जेक्ट लेंस का मैग्नीफाइंग पावर 10x है, तो टोटल मैग्निफिकेशन आपका 1000x हो जाएगा। इसका मतलब कि एस्टिमेटेड साइज जो साइज है अगर 200 माइक्रोमीटर का है तो वो आपको 100 गुना बड़ा दिखेगा। ठीक है, अगर आई पीस और मैंने क्या बताया ऑब्जेक्ट लेंस अगर दोनों 10x के हैं तो Does a microscope allow us to see very small structure clearly, an essential tool for studying all cell? तो इससे साफ पता चल रहा है कि माइक्रोस्कोप कितना इंपॉर्टेंट टूल है जो हमें छोटी छोटी चीजों को पढ़ने में मदद कर रहा है जो हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। ओवर द ईयर साइंटिस्ट हैव इंप्रूव द माइक्रोस्कोप बाय इंप्रूविंग इट्स 3 मेन फीचर। जैसे जैसे दिन बढ़ते रह रहे, साल बढ़ते रह रहे, साइंटिस्ट ने अपने 3 फीचर्स को चेंज करके माइक्रोस्कोप में और ज्यादा तब्दीली की और ज्यादा उसको बेहतर बनाया। पहला जो है रेजोल्यूशन यानी कि क्लैरिटी, मेजर टू क्लैरिटी उसने चेंज किया, कॉन्ट्रास्ट चेंज किया यानी कि ब्राइटनेस को बढ़ाया है, और मैग्निफिकेशन में भी चेंज किया है। दिस इंप्रूवमेंट हैव टर्न माइक्रोस्कोप इनटू अ पावरफुल टूल फॉर स्टडीइंग सेल। और ये तीनों चेंजेस ने इस टूल को इतना ज्यादा इंप्रूव कर दिया है कि अब सेल की स्टडीज हमारे लिए और भी ज्यादा बेहतर हो गई है। यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ लोअर सरफेस ऑफ कोलोकेसिया लीफ अंडर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप। ये जो पिक्चर आपको फिगर 2.4 में दिख रही है कोलोकेसिया लीफ की है, जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्कैन किया गया है और फिर उसका फोटो आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल है। We have learned that cell are organized into specialized tissue and organ and collectively perform special function. आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सेल्स को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो टिश्यू बनता है, ऑर्गन बनता है और अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करता है। बट दिस सेल टू फंक्शन एज यूनिट दे मस्ट बी एबल टू इंटरेक्ट विद वन अनदर विद देयर सराउंडिंग। और सेल को अच्छी तरह से काम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करे और एक दूसरे को पहचाने, अपने सराउंडिंग में पहचाने। These interaction occur at cell boundary। और ये सारे इंटरेक्शन होंगे कहाँ पे, सेल की बाउंड्रीज पे होंगे, जहां सब्सटेंसेस को इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मूव करना होता है। इवन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज मटेरियल एंड रिस्पॉन्स टू देयर एनवायरनमेंट। इवन अगर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम अमीबा की बात कर ले, वो भी अपने सराउंडिंग से चीजों को एक्सचेंज करता है, कम्युनिकेट करता है, इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। द यूनिवर्सल फीचर ऑफ सेल, सारे सेल्स के यूनिवर्सल फीचर जो है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक थिन बाउंड्री होती है जो सेल के कंटेंट को बचा के रखती है और सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है। इसको हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन द इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल। ये सेल की इंडिविजुअलिटी को डिफाइन करते हैं। अगर ये लेयर नहीं होगा तो सेल एक दूसरे से पहचान में ही नहीं आएंगे, और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। इसका मतलब कि ये कुछ सर्टेन मटेरियल को ही इन एंड आउट अलाउ करता है। यू हैव लर्नड हाउ ऑक्सीजन, आपने पढ़ा होगा कि हमारे लंग्स के अंदर कैसे ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर जाता है। हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द सेल ऑफ एल्वेओली कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस इट। कैसे एल्वेओली के स्ट्रक्चर को डिजाइन किया गया है कि वो ऑक्सीजन को अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर डिजाइन करता है। सेम उसी तरह हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन भी है। एक्टिविटीज को हम परफॉर्म कर लेते हैं। पहले स्टेप में कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ किचन नाइफ केयरफुली कट अ पोटैटो इनटू 2 पीस ऑफ रफली इक्वल साइज। एक किचन में जो छुरी मौजूद होती है उसके मदद से आप एक आलू को 2 हिस्सों में काटिए। मेजर एंड रिकॉर्ड इनिशियल वेट ऑफ बोथ पीस ऑफ विंग बैलेंस। पहले दोनों का इनिशियल वेट आप मेजर कर लीजिए। पुट वन ऑफ द पोटैटो बीकर इन विथ प्लेन वाटर। अब एक स्लाइस आलू का जो आपने लिया उसको प्लेन वाटर में डालिए, दूसरे को शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन वाले पानी में डाल दीजिए।
लीव देम अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट 1 hour until notice visible change, और कम से कम दोनों को 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए जब तक आपको विजिबल चेंजेस देखने को ना मिले। मेजर एंड रिकॉर्ड द फाइनल वेट ऑफ ईच पेज, अब निकालिए और दोनों का फाइनल वेट को मेजर कीजिए। कैलकुलेट द डिफरेंस, अब डिफरेंस देखिए कि इनिशियल दोनों का वेट कितना था और फाइनल दोनों का वेट कितना है। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप मोस्ट प्रोबेबली यही ऑब्जर्व करेंगे कि बीकर ए पोटैटो जो था, पोटैटो पीस जो था वो स्वेल करेगा, और पोटैटो बीकर बी वाला था वो क्या करेगा, श्रिंक करेगा। इससे क्या पता चला आपको, इससे क्या इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आया, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेट में चेंजेस होने के कारण क्या है। द वेट ऑफ पोटैटो पीस इन बीकर है इंक्रीज, ए वाले बीकर में जो पोटैटो की साइज था वो इंक्रीज किया, जबकि दूसरे वाले में डिक्रीज किया। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ने अलाउ किया उस सर्टेन मटेरियल को ही इन एंड आउट ऑफ द सेल पानी में, लेकिन शुगर मॉलिक्यूल में उसने ऐसा नहीं किया। शुगर और सॉल्ट मॉलिक्यूल के साथ उसने ऐसा नहीं किया, जबकि वाटर के साथ उसने किया। वाटर मूव किया फ्रॉम, जहां ज्यादा वाटर था वहां से वो मूव किया लेस वाटर की तरफ, यानी कि मीडियम में ज्यादा वाटर था और आलू के अंदर कम वाटर था, तो मीडियम से पानी गया कहाँ, आलू के अंदर, इसलिए आलू श्रिंक हुआ केस ए में। लेकिन जब द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, जबकि आपका जो सेल बी था उसमें नमक और चीनी होने की वजह से सराउंडिंग में जो पानी था, तो पानी यहाँ से आलू से पानी निकल के गया आपके मीडियम के अंदर, इसलिए आलू की साइज क्या हो गई, श्रिंक हो गई। डिफ्यूजन नेट मूवमेंट होता है पार्टिकल का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लांट्स में सॉइल से पानी, मतलब फ्रॉम सॉइल इंटर्स रूट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, मिट्टी से पानी लेता है रूट और फिर रूट से वो पानी पूरे प्लांट में जाता है, वो फॉलो करते हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस को। अब 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं आपके, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन और आइसोटोनिक सोल्यूशन। अगर आपके सेल सराउंडिंग द मीडियम, सेल में अगर ज्यादा पानी है और मीडियम में आपके कम पानी है, तो पानी मीडियम सेल से मीडियम में जाएगा। इस केस में आपका सेल क्या हो जाएगा, जब सेल से मीडियम में पानी जाएगा तो इस केस में आपका सेल सिकुड़ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगर सराउंडिंग में ज्यादा पानी है और सेल में कम पानी है, तो सराउंडिंग से पानी जाएगा सेल के अंदर और सेल स्वेल हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और अगर आपके सेल में और मीडियम में एग्जैक्ट अमाउंट, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, तो पानी का ट्रांसफर, नेट मूवमेंट कहीं नहीं होगा, तो उस तरह के सोल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। आई होप कि आपका आज का टॉपिक क्लियर है। कल हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में। मीटर्स कह रहे हैं कि जब सेल को हमने एग्जामिन किया तो वो एक्सट्रीमली थिन होता है, यानी कि 7 से 10 नैनोमीटर्स तक होते हैं, यानी कि 0.0000001 मिलीमीटर तक की उसकी क्या होती है, रेंज होती है। वो फैट्स और लिपिड्स प्रोटीन के लेयर से बनी होती है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल्स को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, कुछ पॉइंट्स में आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल आखिर है क्या। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि जो मेम्ब्रेन होती है लिपिड लेयर की, 2 लेयर की होती है। फैट्स मॉलिक्यूल के सबसे पहले तो जो एक वाटर अट्रैक्टिंग हेड जो होता है वो आउटवर्ड की तरफ होता है। सेल में वाटर अट्रैक्टिंग हेड जो होता है वो आउटवर्ड की तरफ होता है, जबकि वाटर रिपेलिंग टेल जो होती है वो इनवर्ड की तरफ होती है। ये तो थी आपकी पहली पॉइंट। दूसरा है कि मॉलिक्यूल जो है वो साइडवर्ड भी मूव कर सकता है, फ्लिप कर सकता है और रोटेट कर सकता है, क्योंकि वो फ्लूइड है। हेंस वो फ्लूइड है तो मूव भी कर सकता है, फ्लिप भी कर सकता है और रोटेट भी कर सकता है। तीसरा पॉइंट है कि प्रोटीन इन मेम्ब्रेन एक्ट, जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन है वो एक गेट कीपर की तरह हेल्प करता है, जो कि पैसेज एंट्री में मदद करता है। कुछ सब्सटेंसेस अंदर आ रही है, कुछ सब्सटेंसेस सेल के बाहर जा रही है, तो इसमें जो प्रोटीन है वो एक गेट कीपर की तरह आपका काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो एक टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हुए, जैसे कि मोजाइक में टाइल्स जैसे अरेंज होते हैं, उसी स्ट्रक्चर में वो अरेंज हुए, इसीलिए इस मॉडल को हम मोजाइक मॉडल कहते हैं। फ्लूइड क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म है जो कि एक जेली लाइक सब्सटेंस है, इसलिए इस मॉडल को हमने कहा फ्लूइड मोजाइक मॉडल। आई होप आपको क्लियर हो गया है फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है। सारे लिविंग सेल जो है वो अपने सराउंडिंग से या अपने नेबरिंग सेल से कम्युनिकेट करते हैं, ये तो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। However, cells of plant, fungi and bacteria have an additional layer around the cell membrane called cell wall. हमारे ह्यूमन बॉडी में और एनिमल बॉडी में एक लेयर होती है सेल के अराउंड, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन प्लांट्स की बॉडी में, फंजाई की बॉडी में और बैक्टीरिया की बॉडी में सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक और एडिशनल लेयर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं।
व्हाट डू यू थिंक इट इज नेसेसरी इन द सेल वॉल दी सेल? आपको क्यों लगता है कि इन सारी चीजों में सेल वॉल का होना क्यों जरूरी है? आखिर सेल मेम्ब्रेन भी तो प्रोटेक्शन कर ही रहा था, सेल वॉल का क्यों जरूरी है? तो आइए एक एक्टिविटी से हम समझते हैं, क्योंकि एक्सप्लोरेशन मीन्स डीप एक्सप्लोरेशन। एक्टिविटी में कह रहा है कि प्रिपेयर टेम्पोररी स्लाइड ऑफ थिन पील ऑफ अनियन लीफ or row leaf and mount it a saffronin using cover slip to absorb plant cell under a microscope। ये आपकी एक्टिविटी। सबसे पहले आपको अनियन ले लेना है, अनियन के छिलके को निकाल लेना है। उसके बाद जब आपने ऑफ कोर्स चिकन चिल्ली बनाई होगी, पनीर चिल्ली बनाई होगी, तो आप जो बारीक बारीक प्याज ना काट के आप डाइस शेप में प्याज को काटते हैं, तो जब आप डाइस शेप में प्याज को काटेंगे तो उसके इनर लेयर से जो एक पतली सी जो लेयर निकलती है ना, जैसे कि बुक को जब हम ऐसे करते हैं, बुक के कवर को निकालते हैं तो एक पतली सी लेयर निकलती है, ठीक उसी को तो उसको हम अनियन पील कहते हैं। उसको जब आप सैफरनिन सोल्यूशन में डिप करेंगे और कवर स्लाइड के ऊपर रख के उसको कवर स्लिप से जब आप ढक देंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर जब ले जाएंगे तो क्या दिखेगा, वो आगे वाले स्टेप में देखते हैं। स्टेप 2 में एक तो आपने अनियन पील को रेडी कर लिया, दूसरा है कि चीक सेल को, चीक सेल को क्या करेंगे, अपना यहाँ पे लेंगे हम टेम्पररी सेट के लिए। तो हम यहाँ पे जेंटली अपने माउथ के अंदर वाले हिस्से को स्क्रैप करेंगे और वहां से जेंटली एक लेयर, अब ये नहीं कि पूरे बेरहमी से उसको छील दिए कि ब्लड वगैरह आने लगा, ऐसे नहीं, बस दर्द तो फिर भी करेगा बट जेंटली आपको थोड़ा सा उसमें से पील करना है, कॉटन से उसको स्क्रब करना है। टूथपिक से, चम्मच से, छुरी से, चाकू से मत करने लगे, ये जाहिलियत मत बरतने लगेगा आप लोग। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं क्लास 9 में थी तो वहां से डॉन बॉस्को में शिफ्ट हुई थी जब, तो वहां पे हमारी दिशा मैम थी, वो हमको ले गई थी बायो लैब कराने के लिए। तो वो अपना जो टूथपिक से निकाल रही थी अपनी चीक सेल को, और हमारे यहाँ पे बच्चे मतलब क्या बोलते उसको, पेपर कटर से निकाल रहे थे। मतलब इतने जाहिलियत उनके अंदर भरी थी, कैसे वो 9th क्लास में आ गए थे, आई एम स्टिल शॉक्ड यार। तो तुम लोगों को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्प्रेड द चिक सेल ऑन द ग्लास स्लाइड। अब चिक सेल क्योंकि जब आप निकालेंगे तो सिकुड़ जाएगा, तो उसको आपको स्प्रेड करना है ग्लास स्लाइड पे। एड अ ड्रॉप ऑफ वाटर फॉलोड बाय फ्यू ड्रॉप ऑफ मेथिलीन ब्लू स्टेन। सबसे पहले आप ड्रॉप ऑफ वाटर डालेंगे, फिर मिथाइल ब्लू कलर का आपको सॉल्यूशन डालना है और फिर उसको कवर स्लिप से ढकना है। कवर स्लिप ऐसे ढकिएगा कि कोई भी एयर बबल्स उसमें ना रह जाए, वरना आपको पिक्चर जो है आप जब मैग्निफिकेशन के लिए देखेंगे तो वो आपको क्लियर नहीं दिखेगी। अब दोनों को माइक्रोस्कोप के अंदर आपको ऑब्जर्व करना है। दोनों को किसको, एक तो हमने टेम्पोरी माउंट पील का जो स्लाइड रेडी किया था उसको भी ऑब्जर्व करना है, और दूसरे में हमने क्या किया था, चिक सील का जो किया था उसको भी आपको ऑब्जर्व करना है। आपने क्या ऑब्जर्व किया, अनियन पील सेल आर बॉक्स शेप्ड एंड रेगुलरली अरेंज। जब आपने अनियन सेल को देखा तो आपने देखा कि वो रेगुलरली अरेंज है, जबकि चिक सेल जो है वो इरेगुलरली अरेंज्ड है। आपको क्या डिफरेंस समझ में आया? कुछ तो समझ में आया होगा। Prepare 2 slides of raw and human cheek cell again and put 2% of sugar solution in them। अब आपको वही काम दोबारा करना है, लेकिन शुगर सोल्यूशन में डिप करना है दोनों को। आप दोनों को आधे घंटे के बाद माइक्रोस्कोप में जांच करना है। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि द बाउंड्री ऑफ प्लांट्स एंड रिमेन द सेम बट द इनर कंटेंट श्रिंक एंड स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर बाउंड्री इंक्रीज। आप ये देखेंगे कि प्लांट सेल की जो बाउंड्री है वो तो सेम है, लेकिन अंदर का कंटेंट जो है वो क्या है, श्रिंक हो गया है। यू मे ऑब्जर्व द चीक सेल, जबकि आप हमारे ह्यूमन चीक सेल में देखेंगे तो वो भी कंटेंट आप देखेंगे, क्या देखेंगे उसमें कि वो भी जो है सिकुड़ना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि वहां पे चाहे आप सॉल्ट सोल्यूशन ले या फिर शुगर सोल्यूशन है, वहां पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस शुरू होने लगता है। तो आई होप कि ये एक्टिविटीज आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल वॉल, द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। सेल वॉल को अब हम पढ़ेंगे। जनरल में प्लांट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जनरली जब हम बात करें तो पेड़ पौधे एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं है, उनको एक रिजिड ढांचे की जरूरत पड़ती है, स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, ताकि वो इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे बहुत तेज बारिश आ गई, बहुत तेज तूफान आ गए, उसमें भी वो खड़ा रह सके। इसलिए प्लांट सेल के पास सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक एडिशनल लेयर होती है जिसको हम प्लांट सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल आपके लीव्स को भी फर्मली अटैच होने में क्या करता है, मदद करता है। Although rigid cell wall is permeable, which means water and some dissolved mineral can pass through it। अब कह रहे हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो तो आपका सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन था, लेकिन जो सेल वॉल है वो परमिएबल है, यानी कि इसमें कोई भी सब्सटेंसेस एंटर कर सकती है, कोई भी चीजें बाहर आ सकती है। Along with the semi permeability of cell membrane, the permeability of cell wall help plant root absorb water and nutrition from the cell। यानी कि सेल मेम्ब्रेन में सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी है, लेकिन सेल वॉल में परमिएबिलिटी है, सेमी परमिएबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से वो सोयल से पानी को एब्जॉर्ब करके रूट्स तक और अदर पार्ट्स तक पहुंचाता है, पानी की कमी को, खाने की कमी को वो पूरा करता है। When we place a rohu leaf on an onion peel in a concentrated sugar solution, the plant cell lose water due to osmosis। कह रहा है कि जब हमने
अनियन पील को जब हमने शुगर सोल्यूशन में डिप किया तो हमने देखा कि उसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस शुरू हुआ, यानी कि अनियन चीक सेल से जो पानी, अनियन पील से जो पानी निकल के वो मीडियम में वापस चला गया, है ना। However, the cell do not shrink in size, but rigid cell wall maintain। कह रहा है कि इतना सब होने के बावजूद भी सेल का जो साइज था वो नहीं चेंज हुआ, क्योंकि सेल वॉल ने ऐसा होने नहीं दिया था। दिस शो दैट सेल वॉल हैव प्लांट रिमेन फिर्म इन देयर ओरिजिनल शेप। ये क्या दर्शाता है कि सेल वॉल का प्रेजेंस जो है वो आपकी फर्मेबिलिटी, रेजिडिटी, टर्जिडिटी को दर्शाता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एनिमल सेल, जहां आप चिक सेल की बात करें वहां पे कोई सेल वॉल नहीं है, इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में डालते ही उसने अपनी परमिलेबिलिटी, टर्जिडिटी को लूज कर दिया और वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया। विदाउट रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल कैन चेंज शेप इजिली। क्योंकि हमारे सेल में, ह्यूमंस में और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है तो उनके शेप का, सेल का शेप और साइज जो है इजिली चेंज हो जाता है। दिस सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट द ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एनिमल टिश्यू। और यही फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उनको चलने में, मूव करने में और बाकी सारे लाइफ प्रोसेस करने में इजिली सपोर्ट करता है। द प्लांट सेल वॉल इज प्राइमरी मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट सेल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है जो बहुत सारे ग्लूकोज को आपस में लिंक करने के बाद बनता है। सेलुलोज हमारे डाइट में एक रफेज की तरह काम करता है जो कि हमें हमारे डाइजेशन को कंप्लीट करता है, डाइजेशन होने में मदद करता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया है वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सेल को सपोर्ट में, यानी कि हर बैक्टीरिया, हर फंजाई आपके लिए हार्मफुल नहीं होता है, कुछ आपके लिए यूजफुल भी होता है, जो आपने क्लास 8 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोर्थ चैप्टर में पढ़ा होगा कि कुछ हमारे लिए अच्छे होते हैं और कुछ हमारे लिए बुरे भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है द सेल इंटीरियर, अ कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम। अब सेल के अंदर कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम किस तरह से होता है, चलिए देख लेते हैं। यू हैव लर्न दैट मोस्ट सेल हैव 3 बेसिक पार्ट्स। आपने पहले भी पढ़ चुका है कि मोस्ट सेल्स के पास जो होते हैं वो 3 बेसिक पार्ट होते हैं। पहला जो है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जिनको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, दूसरा सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और तीसरा अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जिसे हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। अगर आपने नहीं देखा है कि किसको क्या कहते हैं तो मैं यहाँ पे रिलेटेड वीडियो में डाल दूंगी, आप जाके जरूर देख लीजिए। न्यूक्लियस के बावजूद भी जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें और भी सारे सब सेलुलर कंपोनेंट होते हैं जिनको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं, जो कि उसमें प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली वो विजिबल तब होंगे जब आप उन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे। एक एक्टिविटीज हम कर लेते हैं। गिवन डायग्राम जो आपकी बुक में दिया है उसको आपको पढ़ना है। सबसे पहले एक बैक्टीरियल सेल है, एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है। ऑब्जर्व करना है सारे में सेल का स्ट्रक्चर और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। अब बैक्टीरियल सेल लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। जब हमने इन तीनों को पढ़ा तो हमें पता चला कि बैक्टीरियल सेल के पास तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं है और ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। ठीक है, ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोन्स मीन्स क्या होता है बताइए, कैरियोन्स मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिसमें ना ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और ना ही कोई ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट सेलर एक्टिविटीज ये डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में करते हैं। भाई इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम प्लांट और एनिमल की बात करें तो उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और भी सारे जितने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसे सेल को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। यू मतलब होता है ट्रू और कैरियोन्स मतलब न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे सेल जिनके पास अपना खुद का न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स होता है उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पे टेबल नंबर 2.1 और 2.2 जो है वो आप खुद बनाएंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है, व्हाई डू यूकैरियोटिक सेल नीड दीज ऑर्गेनल्स। अब सवाल यह है कि आखिर यूकैरियोटिक सेल को इन ऑर्गेनल्स की जरूरत क्यों पड़ती है। यूकैरियोटिक सेल कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस इन डिफरेंट सेल ऑर्गेनल इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम। ऐसा इसलिए क्योंकि यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो अपने लाइफ प्रोसेस में जो भी काम होती है उसको करता है और इंडिपेंडेंटली करता है, यानी दूसरे सेल्स पे वो डिपेंड नहीं होता है। सेल ऑर्गेनल्स हेल्प करते हैं न्यू मटेरियल्स को बनाने में, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में और सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने में। वो सारे एक साथ काम करते हैं सेल के अंदर, या फिर अदर वर्ड्स में हम बोल दे तो सेल एक छोटी सी फैक्ट्रीज होती है जिसमें हर एक सेल का अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है, स्पेसिफिक जॉब होता है। अब हम एक्सप्लोर करेंगे सेल के अंदर का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन, पहले हम इसको बोलते थे कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, लेकिन न्यू एनसीईआरटी ने इसे बोला है हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर के पास डबल लेयरिंग होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो अलाउ करता है मटेरियल्स को न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर एंट्री करने में। न्यूक्लियोलस बहुत ही डेंस रीजन होता है न्यूक्लियस के आसपास जहां पे राइबोसोमल सब यूनिट बनता है। 70s 50s 80s वाले आप जब 12th में आएंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। ये सब यूनिट एग्जिस्ट करता है साइटोप्लाज्म में। एक लार्जर यूनिट होता है और एक स्मॉलर यूनिट होता है।
न्यूक्लियस कंटेन करते हैं क्रोमोसोम जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और विजिबल होते हैं तभी जब वो डिवाइड करेंगे। क्रोमोसोम में इंफॉर्मेशन कंटेन होता है, अपने इनहेरिटेंस यानी कि पेरेंट्स से आप क्या कैरेक्टर लेके आए हैं वो सारी चीजें उसमें स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए बोले तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम कंपोज होता है डीएनए और स्पेसिफिक प्रोटीन से। डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम बोलते हैं जीन। इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल द डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। अगर नॉन डिवाइडिंग सेल है तो वहां पे डीएनए एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होगा। क्रोमेटिन विजिबल होता है जब वो इनलार्ज हो जाता है तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। जब भी सेल डिवाइड होता है तो क्रोमेटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम बना लेता है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। प्रोकैरियोटिक सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है तो उनका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर मॉलिक्यूल मतलब प्रोटीन के साथ ही प्रेजेंट होता है। द रीजन कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियड। और सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर ऐसा रीजन जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है कंटेन मतलब जेनेटिक मटेरियल जहाँ पे होता है उस एरिया को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? इसको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ये टाइनी स्ट्रक्चर होते हैं जो फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम एक ऐसी जगह है, एक ऐसा साइट है जहां पे प्रोटीन बनता है। सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज ऑर्गेनल है जो स्प्रेड हुआ रहता है साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क की तरह। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन बनाता है आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक की रोल इंपॉर्टेंट करता है हमारे प्रोटीन के सिंथेसिस में, फैट्स की सिंथेसिस में और कुछ स्पेशल सेल्स में हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर और फंक्शन वराई करता है एनिमल्स टू एनिमल्स, प्लांट्स टू प्लांट्स। अब हम देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है आपका एसईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब आप जांच करेंगे तो वो रफ दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं और मेनली वो इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए आरईआर के सरफेस पे वो रफनेस आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आपका एग्जांपल में आप ले लेंगे कि आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ देखने को मिलेगा, तो ग्लैंड सेल, पैंक्रियाज में, इन सारी चीजों में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम एसईआर भी बोलते हैं। इसके पास राइबोसोम्स नहीं होता है इसलिए इसका सरफेस जो होता है वो बिल्कुल भी स्मूथ दिखता है। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लिपिड सिंथेसिस। ये लिपिड सिंथेसिस करता है और हार्मोन्स भी रिलीज करने में मदद करता है। नाउ मूविंग अहेड टू अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस को हम पैकेजिंग मटेरियल या फिर शिपिंग सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अगर आप केयरफुली सेल का डायग्राम देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि एक फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ये एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर में बनेगा और फॉर्म करेगा आपका गोल्गी अपैरेटस, सॉरी फॉर द मिस्टेक। और ये फंक्शनली लिंक होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, सेल मेम्ब्रेन से और बाकी भी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनसे भी ये लिंक्ड होता है। गोल्गी अपैरेटस हमारे सेल के अंदर एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। ये मॉडिफाई करता है, शॉर्ट करता है और प्रोटीन के पैकेजेस को शिप करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, सिक्रेट करता है और लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब लाइसोसोम क्या होता है इसके लिए आप सोच रहे होंगे ना। लाइसोसोम इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। आपने बहुत सुना होगा कि 9 का बहुत फेमस क्वेश्चन है। बट व्हाट अबाउट द लाइसोसोम? लाइसोसोम होता क्या है? इसे सुसाइडल बैग बोला क्यों जाता है? आइए आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम सेल प्रोड्यूस करते हैं जो वेस्ट मटेरियल और जो डैमेज वर्न आउट जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज को। सो सेल इन वेस्ट मटेरियल को प्रिवेंट मतलब हमारे अंदर जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है सेल के अंदर उनका एक्यूमुलेशन आखिर कहाँ होता है, आखिर वो क्या होता है वेस्ट मटेरियल। तो लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अनवांटेड प्रोटीन, अनवांटेड कार्बोहाइड्रेट, अनवांटेड फैट, इवन द डैमेज सेल को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। उसके पास एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो ये सारे डैमेज प्रोडक्ट्स को ये ब्रेक डाउन करता है और हमारे सेल को क्लीन और हेल्दी रखता है। ये प्रोडक्ट फॉर्म आउट होता है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, और यहाँ से ये अदर सेलुलर एक्टिविटीज के लिए रीयूज हो जाता है। इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर ये बर्स्ट हो गया तो ये अपने ऑर्गेनल्स को इनगल्फ कर सकता है जिसके वजह से डेथ भी हो सकती है, इसलिए हम इससे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। अब एक थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी में एक
छोटा सा पॉइंट दिया है कि ह्यूमन स्पर्म कंटेन करता है लाइसोसोमल, स्पर्म कंटेन करता है लाइसोसोमल एंजाइम। जब स्पर्म मीट करता है एग से तो ये एंजाइम ब्रेक डाउन होती है एग के आउटर लेयर पे, अलाउ करती है फर्टिलाइजेशन को। तो आप पढ़ेंगे स्पर्म सेल क्या होता है इस ही बुक के चैप्टर नंबर 11 में। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द क्लास 10 की, क्लास 10 में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। नहीं बेटा, आपकी क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए तो ये बुक आया, 9th में ही आप पढ़ लेंगे, जस्ट डोंट वरी। ठीक है, मूविंग अहेड, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? सो आपने पढ़ा होगा, चाहे आप 8 में होंगे, 7 में होंगे, अपने सीनियर से सबसे सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर ऑफ द सेल। और बायोलॉजी के स्टूडेंट की जबान पे अगर कोई एक कॉन्सेप्ट रटा हुआ होता था ना तो वो यही होता था, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, नथिंग एल्स। उनको कुछ नहीं पता हो, ये जरूर पता होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेलुलर एक्टिविटीज के लिए जो भी एनर्जी हमें जरूरत पड़ती है उसको ये प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो अब इसके जो हर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल 2 मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। एक तो आउटर मेम्ब्रेन जो स्मूथ और पोरस होता है, और एक इनर मेम्ब्रेन होता है जो फोल्डेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसके पास होते हैं, जिसको हम क्रिस्टा बोलते हैं, जो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन और एनर्जी की प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए। तो 2 लेयर होते हैं, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज होता है और अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है क्लास 8 में। सो जो एनर्जी जो रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है, और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक एनर्जी करेंसी की तरह काम करती है। मोस्ट सेलुलर एक्टिविटी में एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी रिलीज होती है, और कुछ कुछ फॉर्म में एडीपी यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट वो भी होती है, लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन जो वो एटीपी है। बढ़ते हैं प्लास्टिड्स की तरफ। सो प्लास्टिड्स को हम सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस इन प्लांट सेल एंड बियॉन्ड। आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो कि कहाँ से आता है? जो हम खाना खाते हैं वहां से आते हैं। तो एनिमल्स तो खाने को अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन करते हैं, जबकि प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन क्या प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? सोचिए, वो कुछ स्पेशल ऑर्गेनल्स की मदद से अपना खाना बनाते हैं, जिसको हम प्लास्टिड्स बोलते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपने खाने को खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो वहां पे एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा के अंदर एक डिस्क लाइक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। तो जो लाइट होती है वो एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो शुगर होता है वो भी इसमें फॉर्मेट करता है और स्ट्रोमा में जाके जमा हो जाता है स्टार्च ग्रैन्युल के साथ। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स के कुछ फीचर्स सिमिलर होते हैं बैक्टीरिया की तरह, जैसे कि ये दोनों इन दोनों के पास अपने खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ये अपने प्रोटीन को खुद बनाते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स दोनों ही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। आइदर एनी अदर प्लास्टिड्स, क्या और भी कोई प्लास्टिड्स होते हैं ग्रीन पिगमेंट के अलावा? तो मैं आपको बता दूं कि और भी प्लास्टिड्स होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सब्जियों में जो कलर आती है वो कहाँ से आती है। तो एक और प्लास्टिड्स जो होती है वो आपकी क्रोमोप्लास्ट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है आपके फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को कलर देने के लिए। और एक और प्लास्टिड्स होती है हमारे ल्यूकोप्लास्ट, जो कि कलरलेस प्लास्टिड्स होता है। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है? ये फूड मटेरियल को स्टोर करता है, जैसे कि स्टार्च हो गया, हमारा ऑयल हो गया, प्रोटीन हो गया, और उनको टाइप ऑफ फूड की कैटेगरी में उनको स्टोर करके रखता है। जैसे कि कुछ ल्यूकोप्लास्ट पोटैटो में होते हैं, जैसे कि टैरो, सेल, स्टोर, स्टार्च। ठीक है, अब हम वॉक्यूल्स की बात करते हैं। सो वॉक्यूल्स को हम बोलते हैं द ऑर्गेनल फॉर स्टोरेज एंड सपोर्ट। सो प्लास्टिड्स जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया वो तो टेम्परेरी फूड को स्टोर करता है। अदर प्लास्टिड जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट हो गया वो फूड को स्टोर करता है। लेकिन वाटर, मिनरल और अदर वेस्ट प्रोडक्ट सेल में कहाँ स्टोर होते हैं? कहाँ? क्यों जो प्लांट्स होते हैं विल्टेड, क्यों प्लांट जो होते हैं वो सूख जाते हैं, पत्ते सूख जाते हैं जब उनको ज्यादा पानी नहीं मिलती है? तो मैच्योर प्लांट सेल में यूजुअली एक लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल होता है जो कि एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। वॉक्यूल जो होता है एक फ्लूइड फिल्ड सैप होता है जिसको हम सेल सैप बोलते हैं। वॉक्यूल्स स्टोर करता है आपके वाटर को, मिनरल को, शुगर को और वेस्ट मटेरियल को। बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल जो होता है वो आपके सेल के अंदर प्रेशर को
मेंटेन करता है और सेल को फिल्म बनाता है। जब एक प्लांट को ज्यादा पानी नहीं मिल पाता है तो अपने वॉक्यूल्स को लॉस कर देता है और वो फिल्मनेस को कम कर देता है और प्लांट सूखने लगते हैं। लेकिन एनिमल्स में समटाइम्स ये प्रेजेंट होता है क्योंकि एनिमल्स के वॉक्यूल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ये टेम्पररी उन चीजों को स्टोर करता है। ठीक है, आई होप आपको सारे सेल ऑर्गेनेल्स आराम से समझ में आ गए होंगे। अब आपका जो नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये कि नॉर्मल सेल ग्रो और डिवाइड कैसे करता है। तो जब आप when you get a small cut on your skin it heals after a few days। मान लीजिए आपकी स्किन पे छोटा सा कट आ गया, आप देखते होंगे कुछ दिन के बाद अपने आप वो नॉर्मल हो जाता है। जब आपके हेयर कट जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं तो नए जाते हैं तो वहां पे नए बाल आ जाते हैं। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे सेल के पास डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है कि वो डिवाइड करे, ओल्ड सेल को रिप्लेस करे और उसके जगह पे न्यू सेल का ग्रोथ हो। जब हमारी बॉडी ग्रो करती है तो सेल ना सिर्फ बड़े होते हैं बल्कि सर्टेन चेंजेस भी उसके अंदर होते हैं क्योंकि सेल डिवाइड होकर न्यू सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं एक एक करके एक एक्टिविटीज के जरिए कि सेल कैसे ग्रो एंड डिवाइड करता है। एक जार ले लीजिए और उसमें फुल प्लेन वाटर भर दीजिए। दूसरा आपको क्या करना है कि एक अनियन बल्ब को जार के अंदर डालिए और वाटर के अंदर इमर्ज कर दीजिए, यानी कि अनियन के वो हेड वाले हिस्से को पानी के अंदर डालिए। ऐसे सेटअप को 5 से 6 दिन छोड़ दीजिए ऑब्जर्व करने के लिए। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो रूट्स है वो ग्रो करने लग रहे हैं। आप 2 से 3 सेंटीमीटर फ्रेशली जो रूट है उसको काटिए और उसको एसेटॉल अल्कोहल जो आपने मिक्सचर प्रिपेयर किया है उसमें डालिए। उसका रेशियो क्या होना चाहिए? ग्लिसरीन एसिड का रेशियो 1 होना चाहिए और एसिटिक एसिड का 3, यानी कि अगर 1 ड्रॉप अगर आप ग्लिसरल एसिटेट ले रहे हैं तो 3 ड्रॉप आपको इथेनॉल लेना पड़ेगा। इस रूट को कम से कम 24 आवर के लिए वहां पे रख दीजिए। फिर टेक 1 और 2 प्रिजर्व रूट, वॉश देम। अब उसमें से निकालिए, उसको वॉश कीजिए और एक क्लीन स्लाइड पे उसको डाल दीजिए। फिर क्लीन स्लाइड पे रखने के बाद उसमें 1 ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए ताकि वो टिश्यू सॉफ्ट हो जाए। फिर 15 से 20 मिनट के बाद आप छोड़ दीजिए। फिर उसमें 2-3 ड्रॉप ऑफ एसिटोकैरामाइल स्टेन को डालिए। फिर से छठा स्टेप कह रहा है कि स्लाइड को 15 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जेंटली वार्म इट, स्पिरिट लैम्प के ऊपर उसको जेंटली वार्म कीजिए। फिर उस पोर्शन को कट करके आप माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप उसको देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे अनियन टिप रूट में सेल्स को। क्या वो सिमिलर स्ट्रक्चर है जो आपने देखा था? डू यू हैव एनी, आपको कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखने को मिल रहा है? अगर हाँ तो क्यों? ये इसलिए क्योंकि ग्रोइंग टिप्स अनियन डिवाइड कर रहा है कंटिन्यूअसली। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। इसलिए सेल एग्जिबिट करता है हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर को और हर स्ट्रक्चर में सेल डिवीजन का प्रोसेस अलग अलग होने लगता है। क्या आपको पता है कि किस स्टेज में कौन सा सेल डिवीजन होता है? आपने शायद नहीं पढ़ा, आपने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। क्लास 12 का ये कॉन्सेप्ट है एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें पढ़ने को मिल रही हैं। सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सेल फॉर्म होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ये ऑर्गेनिज्म को अलाउ करता है ग्रो करने के लिए, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करता है और रिप्रोड्यूस करता है। कुछ सेल जैसे कि हमारे स्किन सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं मेजरली, एक होता है माइटोसिस, एक होता है हमारा मियोसिस। माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे नॉर्मल ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जबकि मियोसिस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए और जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो माइटोसिस क्या होता है? हर ह्यूमन बीइंग की लाइफ जो होती है वो एक सिंगल सेल से शुरुआत होती है, सिंगल फर्टिलाइज सेल से, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। एक सेल रिपीटेडली डिवाइड होता है, ट्रिलियंस ऑफ सेल हमारी बॉडी में सेल इंक्रीज करता है नंबर में थ्रू माइटोसिस, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। माइटोसिस क्या होता है कि 1 से बना 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ये ऐसे डिवाइड होते रहा। माइटोसिस प्रोड्यूस करता है 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। फिर डॉटर सेल जो है उनके पास सेम डीएनए और सेम क्रोमोसोम होता है इंश्योर करने के लिए कि लार्ज, ताकि उनकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो वो सेम हो। अब मियोसिस क्या होता है? तो मियोसिस एक ऐसा टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो कि गैमेट्स प्रोड्यूस करता है और सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही प्रेजेंट होता है। गैमेट प्रोड्यूस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूस होता है, उनमें वेरिएशंस होती है और क्या होती है आपकी डाइवर्सिटी भी होती है। इसलिए चिल्ड्रंस जो है अपने पेरेंट्स की तरह रिजेंबल तो करते हैं लेकिन एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह नहीं देखते। एनिमल्स में मियोसिस अकर होता है यानी कि टेस्टीज में, स्पर्म्स में, ओवरीज में। प्लांट में माइटोसिस अकर होता है एंथर में इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन और ओवरीज इन द फॉर्म ऑफ एग। मियोसिस में जो पेरेंट सेल होता है वो 2 बार डिवाइड करता है, एक
twice, one after other, to form two daughter cell. During first division, पहले डिवीजन में सेल डिवाइड होता है दो डॉटर सेल में और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है हर में हाफ हो जाता है. सेकेंड डिवीजन में माइटोसिस जो है जहाँ डॉटर सेल है वो 2 में डिवाइड होता है और डॉटर सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो हाफ हो जाता है. इसके रिजल्ट में जो गैमेट्स होते हैं डीएनए के वो हाफ होते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट्स गेमेट. जैसे कि पेरेंट्स का गेमेट अगर डिप्लॉइड सेल है, अगर 2n है, तो आपका जो जाइगोट बनेगा उसका जो होगा हैप्लॉइड सेल होगा, यानी कि n होगा. जब गैमेट फॉर्म होता है गैमेट कब फॉर्म होता है? जब दो इंडिविजुअल के सेल्स को कंबाइन किया जाता है तो ओरिजिनल क्रोमोसोम हमारा स्टोर हो जाता है. जैसे कि मदर से आया आपका 23, फादर से आया आपका 23, तो कितना हो गया 46. तो जब जाइगोट बना तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा 46. याद कीजिए मैं पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात नहीं करी होगा. पेयर होगा तो 23 पेयर होगा, नंबर होगा तो 46 इन नंबर होगा. तो मदर के पास टोटल 46 होता है, फादर के पास टोटल 46 होता है, यानी कि उनके पास डाइप्लॉइड नंबर होता है. लेकिन जब जाइगोट बनता है तो उसके पास हाइप्लॉइड नंबर ऑफ होता है. आप डिटेल में इसके बारे में चैप्टर 11 में पढ़ेंगे. तो प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस कंट्रोल्ड मैनर में होते रहता है. क्या होगा अगर माइटोसिस और मियोसिस प्रॉपरली नहीं हो? तो अगर इस प्रोसेस में कुछ भी अगर एरर होता है तो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है. माइटोसिस में अगर एरर हुआ तो ये ट्यूमर हो सकता है और क्रोमोसोमल बॉडी मतलब कि में जो है डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, किनफिंटर सिंड्रोम जैसी बीमारियां हो सकती है. मियोसिस में अगर एरर हुआ तो फिजिकल फीचर्स में फॉल्ट मियोसिस की वजह से प्रेगनेंसी में लॉस या फिर फर्टिलिटी रिड्यूस हो सकती है. तो अब लास्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है सेल थ्योरी, द अनफ्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी. एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नोट हुआ सेल के बनने के बाद से 1838 में जो जर्मन बॉटनिस्ट थे मैथेसिस सेडन, उन्होंने रिपोर्ट किया सेल के बारे में. 1839 में जर्मन जियोलॉजिस्ट फ्रेडरिक स्वान ने फाउंड किया कि जो सेल के बारे में. लेटर उन दोनों ने रोडोल्फ वर्च्यू ने फर्दर सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया कि सेल जो बनता है वो बनता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से. तो दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी दी जिसकी क्लासिकल सेल थ्योरी जो थी वो ये थी कि ऑल लिविंग सेल आर मेड अप ऑफ मोर वन और मोर सेल, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हैं. सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है और जितने भी सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने होते हैं. तो ये बायोलॉजी का अनयूनिफाई करता है और यहीं से हमारी लाइफ की शुरुआत होती है, यानी कि सेल से ही तो ऑर्गेनिज्म की शुरुआत होती है. तो सेल थ्योरी को कंबाइन करके इन्होंने बनाया. क्या सेल हमेशा के क्या सेल ग्रो करते हैं या सेल हमेशा के लिए रहते हैं? तो सेल ग्रो करते हैं और डिवाइड करते हैं एक कंट्रोल्ड वे में, एक राइट वे में, ताकि वो फंक्शन करें. अगर सेल मर भी जाते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब सेल इतना कंट्रोल मैनर में हमारा रिप्रोड्यूस होता है कि अगर एक मर भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. जो डेड सेल होता है वो न्यू सेल से रिप्लेस कर देता है और वो सेम ही फंक्शन करता है. हर दिन हर सेल का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है. अगर सेल नहीं मरेगा तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारी बॉडी में. बहुत सारे एनिमल जो है उनमें सेल डिवीजन अगर स्टॉप हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाता है. इस प्रोसेस को हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं. कैंसर सेल लूज द कंट्रोल एंड कीप डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली. कैंसर सेल इसीलिए तो होता है क्योंकि वहाँ पे वो अनकंट्रोलेबल मैनर में रिपीट होते जाता है, वो रुक नहीं पाता है. इस रिजिड सेल वॉल की वजह से कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं हो पाता है और डिफरेंट पैटर्न ग्रो होने लगता है. इवन दो सेल आर एक्सट्रीमली टाइनी, माना कि सेल बहुत ज़्यादा छोटा होता है लेकिन इसका फंक्शन बहुत ही रिमार्केबल होता है. ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, सिंथेसिस करता है, सब्सटेंसेस को सिक्रेट करता है, डिवाइड करके नया सेल बनाता है, एक साथ काम करके एक पूरे बॉडी की फंक्शनिंग में मदद करता है. हर लिविंग सेल का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, चाहे वो छोटे से बैक्टीरिया में हो चाहे वो बड़े से प्लांट में हो. यू आर वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टीनी हार्ड वर्किंग सेल. और आप जो है, आप एक तोहफा है, आप जो है वो भी एक हार्ड वर्किंग सेल के नतीजा है. तो सो बी ब्लेस्ड एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट वन टाइनी सेल. और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. मैं तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ और खुदा का शुक्र अदा कर रही हूँ कि मुझे आप सबको ये पढ़ाने का मौका मिला और मैं इतनी खुशी इस चैप्टर को कंप्लीट किया है मैंने. थैंक यू सो मच. प्लीज़ वॉच इट टिल एंड और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.